नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 पाठ 3 तुम कब जाओगे अतिथि। हमारा यह पाठ तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी जी ने लिखा है और शरद जोशी जी का यह पाठ हम पहले वाली वीडियो में आधा पढ़ चुके हैं। तो अब हम अपने जहाँ हमने छोड़ा पाठ वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा हम रूपरेखा देख लेते हैं। तो हमारा जो लेखक है शरद जोशी जी, वो बता रहे हैं कि उनके घर पर एक अतिथि का आगमन होता है और वह अतिथि 4 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और इससे हमारे लेखक परेशान हो चुके हैं। और वह बता रहे हैं कि उनके सामने जहाँ वो बैठे हैं उनके सामने कैलेंडर लगा है, जिसमें वो तारीख पर तारीख उनके सामने दिखा के बदल रहे हैं ताकि उनको समझ में आए कि आज 4 दिन हो चुका है, लेकिन फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और उनको अतिथि को जितना आदर सत्कार देना चाहिए वो सब उन्होंने दिया है। उनको अच्छा डिनर खिलाया है, उनको मुँह सिनेमा भी दिखाया है और अब वो चाहते हैं कि वो चले जाएं, लेकिन वो अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनको लॉन्ड्री में कपड़े दिए हैं और वो भी धुल करके वापस आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में लेखक ये कह रहे हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी गड़बड़ा गई है और मेहमान नवाजी करते करते वो भी थक चुके हैं, उनका आदर सत्कार करते करते थक चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मन ही मन वो विचार करते हैं कि अगर ये अतिथि आते और एक दिन के रुक करके दूसरे दिन चले जाते तो वह उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते और फिर वो रुकने के लिए और आग्रह करते, लेकिन वो अगर नहीं मानते और फिर चले जाते तो वाकई में उन्हें अच्छा लगता और ये एक अतिथि के अनुसार ही सब कुछ होता। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ है और वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब अतिथि को 3 दिन हो चुके हैं और तीसरे दिन वो कह रहे हैं कि उनके जो कपड़े हैं वो गंदे हो चुके हैं, वो धोने के लिए देना है। तो वह लेखक को कह रहे हैं कि मुझे मेरे जो गंदे कपड़े हैं वो धोबी को देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था। आघात मतलब एक प्रहार ऐसा था जो सहन करने योग्य नहीं है। ऐसा कि मतलब उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा और उनका ये कहना उन्हें एक बहुत बड़ा झटका दिया और उसकी चोट मार्मिक थी। और वो जो चोट थी वो कैसी थी? मार्मिक थी, यानी कि अंदर की ओर दिल पर गहरा घात करने वाली थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाएगी। उनके सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खींचेगी। उनकी यानी कि उनके पास रहना, उनका सानिध्य पाना, उनका सामीप्य पाना अचानक इतना लंबा रबर की तरह खींच जाना, यानी कि बहुत लंबा, वो जिसका वो खत्म जितना खींचो वो खींचा जाता है, वो पूरा होता ही नहीं है। जितना खींचो वो खींचता ही जाता है, मतलब इतना लंबा हो जाएगा, इसका मुझे अनुमान नहीं था। उन्हें कोई अनुमान नहीं था, ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि ऐसा होगा। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। और जब वह अतिथि आकर के इतने दिन हो चुके हैं, मेहमान नवाजी होने के बावजूद वो नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस हो गया लेखक को कि ये अतिथि जो है वो देवता भी कभी देवता नहीं होते हैं। अर्थात जो हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में हम अतिथि को देवता मानते हैं, तो उन्हें पहली बार ऐसा महसूस हो गया कि अतिथि जो है वो हमेशा देवता नहीं होता है। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। वो इंसान ही होता है, वो देवता या भगवान नहीं हो सकता है, वो इंसान ही हो सकता है। और थोड़े बहुत अंशों में, थोड़े बहुत भागों में वो राक्षस भी हो सकता है, जिन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती है। वो अर्थात वो भगवान या देवता हमेशा नहीं हो सकता अतिथि। और
थोड़ी बहुत मात्रा में वो राक्षस भी होता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। जब उन्होंने कपड़े धोने के लिए आग्रह किया या धुलवाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि लॉन्ड्री पर दे देते हैं तो वो जल्दी ही धुल जाएंगे। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। और जब उन्होंने कहा कि कपड़े धोने हैं तो लेखक को मन में ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अब ये जाने का निश्चय इन्होंने कर लिया है, इसलिए कपड़े धुलवा रहे हैं। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। अब उन्होंने कहा कि लॉन्ड्री कहाँ है, चलो चलते हैं। तो उन्होंने अपने बनियान पहनी और ऊपर कुर्ता डाला और कपड़े लेकर के जाने के लिए तैयार हो गए। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। जब वो जा रहे थे तो लेखक की पत्नी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बीच में ही पूछ लिया। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। और लेखक ने अपनी पत्नी को कहा कि इनके कपड़े जो है वो लॉन्ड्री पर देना है, ऐसा कहा उन्होंने अपनी पत्नी को जवाब दिया। मेरी पत्नी की एक आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। जब लेखक ने अपनी पत्नी को ये कहा तो उनकी आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो गई। अर्थात उनको एक आश्चर्य हो रहा था उनकी पत्नी को। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। अर्थात उनकी आंखों को देख कर के उनको ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी आंखें उनकी, ये उन्होंने बहुत समय पहले ऐसी आंखें इनकी देखी हैं। और आज फिर इतने बरसों के बाद फिर से वो बड़ी बड़ी आंखें इनकी देखी है। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। लेकिन आज जब वो आंखें बड़ी होती हैं तो उनको एक अंदर से डर सा महसूस होता है। उनकी आंखों को देख कर के उन्हें प्रेम और स्नेह नज़र नहीं आता है इस समय। और उनको डर, एक आशंका महसूस हो रही है। और वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। और उनको एक अंदर ही अंदर लेखक की पत्नी को एक भय और आशंका उत्पन्न हो गई कि जब कपड़े धुलवाने के लिए दिए जा रहे हैं तो शायद ये और ज़्यादा दिन ठहरेंगे। उनको ऐसा अंदर से महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी जो आंखें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कर ली थी। अब लेखक बता रहे हैं कि उनकी पत्नी को जब उन्होंने कहा कि कपड़े धुलवाने के लिए लॉन्ड्री पर देना है तो ये सुन कर के उनकी आंखें जो है वो एकाएक बड़ी बड़ी हो गई हैं। और उन्हें आशंका और भय लग रहा है कि जब कपड़े धोने के लिए दिए जा रहे हैं तो शायद इनका अभी यहाँ और रुकना होगा। और ये जो उनकी आशंका थी वो निर्मूल नहीं थी, अर्थात वो बेकार नहीं थी, ऐसे ही फालतू में नहीं थी, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा था और वो वाकई में सत्य था। अब अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। अब देखिए लेखक मन ही मन विचार करें कि लॉन्ड्री से भी कपड़े धुल करके वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तुम्हारे भरकम शरीर में सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। अब वो मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जो तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है, यानी कि जो वो जहाँ बैठे हैं, जहाँ सोते हैं बेड पर, वो जो चादर है वो भी उनकी बदल दी गई है। और वो काफ़ी दिन रह चुके हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। और जब अतिथि आते हैं हमारे घर पर तो एक मुस्कान हमारे चेहरे पर जाती है, एक खुशी हमारे चेहरे पर झलक जाती है। तो वो जो खुशी है, वो जो मुस्कुराहट है, वो धीरे धीरे अब क्या हो रही है, लुप्त हो रही है, गायब हो रही है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और उनसे मिल करके, उनसे बातें करके जो खुशी होती थी, उस खुशी के मारे जो ज़ोर ज़ोर से हंस करके ठहाके लगाते थे, वो भी अब गायब हो रहे हैं। वो भी अब आवाज़ें नहीं आ रही हैं। अर्थात लेखक और लेखक का परिवार बहुत दुखी हो चुका है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों के टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। यानी कि यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो
क्रिकेट खेलते हैं तो उसकी जो बॉल है उसको शॉट मारो तो फिर वो इधर उधर दीवारों को लग करके फिर वापस वो बीच में आकर के रुक गई है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं, और वो बीच में आकर के बैठ गए अतिथि, अर्थात अब वो जा नहीं रहे। अब वो न ही खुद जाने का डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, और न ही लेखक उन्हें कह पा रहे हैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। अब वो लेखक समय काटने के लिए वो उपन्यास पढ़ रहे हैं और जो अतिथि हैं वो फिल्मी पत्रिका पढ़ रहे हैं, उनके पन्ने जो उनके जो पेज है वो पलट रहे हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए, यानी कि अब उनके आपस में कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। वो उपन्यास पढ़ रहे हैं और वो पत्रिका पढ़ रहे हैं, उनके बीच में कोई भी बात नहीं हो रही है, कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंखें मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। यानी कि जितने भी हमारे शीर्षक हैं, जितने भी शीर्षक हैं, टॉपिक हैं जिस पर वो बात कर सकते हैं मेहमान से, अतिथि से, वो सारे के सारे विषय पर उन्होंने बात कर चुके हैं। यानी कि अब उनके आपस में बात करने का और कोई विषय बचा ही नहीं, अर्थात उन्होंने 4 दिन के अंदर सब कुछ बातें कर चुके हैं। अब उनके आपस में बातचीत करने का कोई टॉपिक, कोई शीर्षक, कोई विषय बचा ही नहीं। अब वो अपना अपना दोनों काम कर रहे हैं, वो उपन्यास पढ़ रहे हैं लेखक और वो पत्रिका पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहे। अब दोनों के बीच में चुप्पी छा गई है, न ही इनके पास कोई शब्द बोलने के लिए बचे हैं और न ही लेखक के पास शब्द बचे हैं। अर्थात उनके आपस की जो बातचीत थी या जो विषय था बात करने का, वो सारा का सारा समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी जो अतिथि है अब जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब हमारा ये पार्ट यहीं पर हम हमारे वीडियो को समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम इस पार्ट को पूरा पढ़ेंगे। आपने वीडियो शांतिपूर्वक सुना और समझा, उसके लिए आपको धन्यवाद। पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। धन्यवाद।